हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है फिर से लेसन नंबर 4 के ऊपर। लेसन नंबर 4 में पढ़ा था सप्लाई होती क्या है। इसका इंट्रोडक्शनल वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिसने वो वीडियो ना देखी हो पर जाके वो वाली वीडियो देखना ताकि कोई ये समझ में आ जाए कि सप्लाई होती क्या है, सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। यानी कि सप्लाई का ऑलमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुका था। आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है किसमें, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में और मार्केट सप्लाई कर्व में। तो ये हम डिफरेंस समझेंगे। तो चलो देखना शुरू करते हैं। जैसे हमने आप लोगों को याद होगा डिमांड चैप्टर में क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सप्लाई के ऊपर। तो हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते सप्लाई होती क्या है। मैंने आपको सप्लाई क्लियर किया था प्रीवियस वीडियो में भी कि सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशन होता है। उसी को हमने क्या बोला था, लॉ ऑफ सप्लाई, जो मैंने प्रीवियस वीडियो के बिल्कुल अंत में करवाया था। तो मैंने आपको समझाया था कि लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन देखा जाता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी और अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। इसका रीजन क्या होता है, देखो कोई भी प्रोड्यूसर जो है जो गुड्स को मार्केट में सप्लाई करता है वो क्या चाहता है कि वो अपने गुड्स को जब सप्लाई करेगा जब उसे मैक्सिमम रिवेन्यू मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब लोग जो हैं वो उसके प्रोडक्ट को या फिर उसके सर्विस को यूज करने के बदले हायर प्राइस पे करेंगे। इसलिए ये होता है कि जब प्राइस बढ़ता है ना तो जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई बढ़ा देता है और जब प्राइस कम होता है मार्केट के अंदर वो प्रोड्यूसर जो है सप्लाई को कम कर देता है। क्यों, क्योंकि इस केस में उसको प्रॉफिट क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे प्राइस कम हो चुका है इसलिए सप्लाई क्या कर देता है, यहाँ पे कम कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका प्रॉफिट भी क्या हो चुका होता है, कम हो चुका होता है। यानी कि प्राइस ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, प्राइस कम प्रॉफिट कम, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या है, तो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो सप्लाई कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, अपवर्ड होता है। आप लोगों को याद होगा जब हमने आप लोगों को डिमांड पढ़ाई थी उसका स्लोप कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। डिमांड कर्व ऐसा बनता है ना हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। लेकिन सप्लाई का स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस सप्लाई कर्व शोज दैट देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि क्या दिखाता है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है या फिर पॉजिटिव रिलेशन होता है किस चीज के बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, दैट इज लार्जर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइसेस एंड स्मॉलर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड एट लोअर प्राइसेस। अब यहाँ पे क्या है, लार्जर विल बी द क्वांटिटीज सप्लाइड, मतलब ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी मार्केट के अंदर, वो भी कब, जब प्राइस क्या होगा मार्केट के अंदर ज्यादा होगा। यानी कि लार्जर क्वांटिटीज हम जब सप्लाई करेंगे जब मार्केट में प्राइस ज्यादा है, और स्मॉलर कब सेल करेंगे जब मार्केट में प्राइस क्या है, कम है। एज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेन्स सेम। जब एक चीज को ध्यान रखना, जब यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहा था तो हम बात कर रहे थे क्वांटिटी सप्लाइड को प्राइस किस तरीके से उसके ऊपर अफेक्ट डालता है। तो ध्यान रखना जब हम बाकी फैक्टर्स है ना वो कांस्टेंट मान के चलते हैं। यानी कि जब भी हम किसी एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं ना, ये मान लिया करो हम बाकी फैक्टर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके रखते हैं उस टाइम पे, ताकि हम उस पर्टिकुलर फैक्टर के अफेक्ट को समझ सकें उस चीज के ऊपर। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी और इसको हम क्या बोलते हैं, अजम्पशंस। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई कौन कौन सी अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, तो क्या बोलोगे, जितने भी हमारे फैक्टर है ना प्राइस को छोड़ के वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, और फैक्टर कौन कौन से थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ पे समझो, ये हमारे पास एक कर्व है लॉ ऑफ सप्लाई का। आप चाहे कर्व यूं बनाओ सप्लाई का, चाहे आप यूं टेढ़ा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो, जब मार्केट में प्राइस P1 था तो हम क्वांटिटी Q1 सेल कर रहे थे। जब मार्केट में प्राइस P1 से P2 हो गया हमने क्वांटिटी Q1 से Q2 कर दी। जब मार्केट में प्राइस P2 से P3 हो गया हमने क्वांटिटी Q2 से Q3 कर दी। जब मार्केट में प्राइस P3 से P4 हो गया हमने क्वांटिटी क्या कर दी, Q3 से Q4। यानी कि जैसे जैसे प्राइस में इंक्रीमेंट आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी।
सप्लाइड। अब यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है क्या, ABCD रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ बॉल पेन्स सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो ABCD क्या दिखा रहा है, डिफरेंट क्वांटिटी जो सप्लाई की गई है बॉल पेन्स की, वो भी अलग अलग प्राइजेस पे एज गिवन सप्लाई शेड्यूल, इस सप्लाई शेड्यूल के हिसाब से। तो सप्लाई शेड्यूल भी समझ में आ गया। सप्लाई शेड्यूल मान लो अब ये हो गया, ये था सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, जब हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं ना, अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी की, उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। ये सप्लाई शेड्यूल हो गया। लेकिन ये जो है ना, ये क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ए सेलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अलग अलग प्राइस लेवल पे कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए या फिर मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन जब मैं कंज्यूमर बी की बात करूंगा, प्रोड्यूसर बी की बात करूंगा, तो अब ये देखो भाई, ये 1 रुपये 10 क्वांटिटी सेल कर रहा था, 1.5 रुपये पे 14, क्यों, क्वांटिटी बढ़ा दी इसने, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। फिर जैसे प्राइस 2 रुपये हुआ, इसने क्वांटिटी बढ़ा के 17 कर दी। जब क्वांटिटी 2.5 हुई, इसने क्वांटिटी बढ़ा के 19 कर दी। वो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही बी ने भी किया, 1 रुपये पे 11 क्वांटिटी सेल कर रहा है, 1.5 रुपये पे 15, 2 रुपये पे 18, 2.5 रुपये पे 20। तो इस तरीके से वो भी जो है वो इस प्राइस लेवल पे अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखो बढ़ा रहा है। लेकिन जब मैं इनको सम कर दूंगा तो क्या बनेगा हमारा मार्केट सप्लाई। देखो यहाँ पे 10 + 11 21, 14 + 15 29, 17 + 18 35, 20 + 19 कितना हो गया, 39। तो इस तरीके से उसने क्या बना दिया, मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, शेड्यूल, इसे पूरे को बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब ही क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड या फिर मार्केट डिमांड। ये चीज सॉरी इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, कुछ हो सकता है, डिमांड भी सप्लाई भी, पर हमें सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हम सप्लाई बोलेंगे, डिमांड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कर्व की। तो अगर आपने कर्व देखा, ये तो हमारे पास क्या था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। ये डिमांड क्यों आ रहा है बार बार याद, ठीक है, डिमांड को भूल जाओ, ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। अब ये देखो, ये भी इंडिविजुअल है, ये किसका है, ए का, ये भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, किसका है, बी का। जब दोनों को सम कर दूंगा तो ये बनेगा हमारे पास क्या, मार्केट सप्लाई कर्व। ये है हमारे पास मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल ए का और ये इंडिविजुअल बी का सप्लाई कर्व। अभी दोनों ही पता है क्या है, ये है स्टीपर, हम इसे ध्यान रखना। जैसे इंडिविजुअल डिमांड में भी यही था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ए का हो चाहे बी का हो, दोनों कहते हैं स्टीपर थे। लेकिन जब हमने मार्केट की बात करी, वो हमारे पास क्या हो गया, फ्लैटर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस था किसमें, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में और मार्केट सप्लाई कर्व में, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में। अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले यहाँ तक इसको जो उतार सकता है मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से, फिर डिस्कस करते हैं सप्लाई का नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतार सकता है मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं इस वीडियो का आखिरी कंसेप्ट। इसमें क्या पढ़ना है हमें, डिफरेंस बिटवीन अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है वो किस चीज की वजह से आता है, और इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई वो किस चीज की वजह से होता है। तो यहाँ पे सारा गेम किसका है, फैक्टर्स का, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कि भाई सप्लाई को कौन कौन से डिटरमिनेंट अफेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइस की वजह से, तो प्राइस में क्या आता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है उसके लिए कोई फैक्टर जिम्मेवार है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, प्राइस। अब इसके कुछ नाम और हो सकते हैं, वो भी ध्यान रखना। जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, इसकी जगह ये भी हो सकता है वो मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, ये भी चीज ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेम सप्लाई कर्व के अंदर क्या देगी, मूवमेंट दिखाई देगी, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट नजर आएगी। तो अगर आपसे पूछे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या फिर मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व किस चीज की वजह से हो रहा है, तो ध्यान रखना किस चीज की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। बाकी सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। अब देखो हम पढ़ना शुरू करते हैं। एम का लिखा है उसने, अब यहाँ देखते हैं क्या पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। तो ऑन अ सप्लाई कर्व क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी। तो सप्लाई कर्व में जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज है, यानी कि वो जो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी, सिर्फ किस चीज की वजह से, कि अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगी। Assuming that all other factors, और जो बाकी फैक्टर हमारे क्या किए जाएंगे यहाँ पे, कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, which affect the supply of the commodity remains constant। जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं पर उसको यहाँ पे एज अ
कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मतलब मैं क्या सकता हूं फिर से बात की, जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है या फिर मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, उसका मात्र और मात्र एक ही रीजन होता है, वो होता है प्राइस। यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं लॉ ऑफ सप्लाई काम कर रही होती है। अब इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। मैंने बात करी थी कि चाहे वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो, चाहे वो मूवमेंट इन सप्लाई कर्व हो, चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट हो, चाहे वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो, दोनों का रीजन हमारा क्या होगा, प्राइस ही होगा। जैसे आप इसको ध्यान से समझो, अगर मैं इससे बात करूं तो हमारे पास ये क्या है, सप्लाई कर्व है, ये एक सप्लाई कर्व आया। अब ये हमारे पास ये P1 है। जब मैं प्राइस P1 की बात कर रहा हूं तो Q1 क्वांटिटी सेल कर रहे थे। जब प्राइस P1 से P2 हो गया तो हमने क्वांटिटी Q1 से Q2 कर ली। जब प्राइस P2 से P3 हुआ हमने क्वांटिटी Q2 से Q3 कर ली। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब प्राइस, अगर मैं मानता हूं जो P2 है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल प्राइस लेवल है। अगर P2 हमारे पास इनिशियल प्राइस लेवल है तो जब P2 से P3 पे गए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। क्योंकि हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, सप्लाई बढ़ चुकी है, इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, लेकिन जब हम हम कहां से गए, या B से C चले गए, लेकिन अब बात करो हम पहले B पे थे, हम B से A आ गए, यानी कि हमने सप्लाई कम कर दी, यानी कि हमने प्राइस जो है वो P2 से P1 कर दिया। हम सब जानते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग, अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड अपना भी कम हो जाएगी। तो हमने प्राइस P2 से P1 कर दिया तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, B से A पे जाएगी। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। तो इन सबका रीजन क्या था, प्राइस। देखो क्योंकि सप्लाई कर्व क्या है, फिक्स है एक, ठीक है, और यहाँ पे चेंज किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, और जब प्राइस ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट, प्राइस नीचे आएगा तो क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये था हमारे पास पहला टॉपिक जहां पे हमने समझा कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें चेंज किस चीज की वजह से आता है। तो वहां पे हमारा एक ही फैक्टर काम कर होता है, प्राइस। लेकिन अब बात आती है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है फिर, है ना, यानी कि सप्लाई का बढ़ना और घटना, उसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है अदर फैक्टर। इसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। मतलब चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है, तो अब वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर हम मान लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जैसे पहले में क्या लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर प्राइस हमारे पास कांस्टेंट है बट द सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन एनी अदर फैक्टर, पर फिर भी सप्लाई चेंज हो रही है, किस चीज की वजह से, दूसरे फैक्टर में चेंजेस आने की वजह से। देखो हमने क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स अदर प्राइस, मतलब फैक्टर्स प्राइस को छोड़ के। तो अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ कमोडिटी, एग्जांपल एन इनोवेशन, मान लो कोई इनोवेशन हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर भाई कोई नई इन्वेंशन हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर दी गई तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बिजनेस की बढ़ जाएगी। और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा कम हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, भी बढ़ जाएगा। यानी कि इस केस में सप्लाई बढ़ेगी। यानी कि अगर इनोवेशन हुई तो सप्लाई होगी, इनोवेशन सप्लाई बढ़ेगी, इनोवेशन नहीं हुई, हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करें तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ चीप रॉ मटेरियल, आपने चीप रॉ मटेरियल खोज कर लिए। अब जब आपने चीप रॉ मटेरियल अगर खोज लिए तो सिंपल सी बात है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने आपको एक बात समझाई थी प्रीवियस वीडियो में, क्या कि भाई प्रॉफिट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक चीज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है प्राइस। या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लो या प्राइस को बढ़ा दो, ये दो रीजन होते हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के। लेकिन आपने प्राइस को बढ़ाया तो मार्केट में लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऐसा कोई सा प्रोड्यूसर है कॉम्पिटिटर अवेलेबल ना हो, मतलब अगर मान लो मोनोपोली फॉर्म्स को छोड़ दूं तो ज्यादातर बिजनेसेस में कंपटीशन अवेलेबल होता है। अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो भाई और भी तो कॉम्पिटिटर हैं, वो आपका मार्केट शेयर ले जाएंगे। तो इफेक्टिव तरीका क्या होता है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लो। और जब आपने चीप रॉ मटेरियल खोज निकाले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आई, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, इसकी भी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स हैं उसके प्राइस अफेक्ट कर रहे हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई का कारण। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं जो प्राइस को छोड़ के हैं, ये रीजन बनते हैं सप्लाई का इंक्रीज होने का या फिर डिक्रीज होने का। अब अगला पॉइंट क्या आता है, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ एन इनोवेशन, अगर हम इनोवेशन को देखें, द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल मोर। अब जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूं, willing to produce and sell more in the market, it is called increase in supply। तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी, क्योंकि भाई इनोवेशन हुई है, नई टेक्नोलॉजी खोजी गई है। जब नई टेक्नोलॉजी खोजी जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी,
प्रॉफिट राइज करेगा। और एक सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा मार्केट से, तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा। क्या पता दोबारा ये अपॉर्चुनिटी हाथ लगे या ना लगे, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन वही मैं अगर नीचे वाले पॉइंट की बात करूं तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर, अगर मान लो फैक्टर प्रोडक्शन के प्राइस राइज कर गए, आप लोगों ने बताया था प्रीवियस वीडियो में फैक्टर प्रोडक्शन होता क्या है। फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर को अगर किसी भी तरह के गुड्स बनाने हैं या फिर किसी भी तरह की सर्विस प्रोड्यूस करनी है तो उसे किस किस तरह के फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए होंगे। जिस मैंने बात करी थी 4 फैक्टर प्रोडक्शन की, तो सबको चाहिए होते हैं। एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इसके अलावा क्या चाहिए होता है उसे, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 हमारे पास पूरा एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले जो एक प्रोड्यूसर है वो रेंट भरता है, लेबर के बदले वेजेस देता है या फिर सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो ये चारों क्या होता है हमारे फैक्टर ऑफ पेमेंट, जो पे करता है। तो अगर मान लो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर प्रोडक्शन जो है उसकी जो कॉस्ट बढ़ गई, सोचो कैसे, भाई लैंड के बदले ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है, लेबर के बदले ज्यादा वेजेस लग रही है या फिर ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ रही है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में ज्यादा देना पड़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट ज्यादा देना पड़ रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर ये सारी चीजें राइज करती हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, सिंपल सी बात है। कौन सा प्रोड्यूसर सेल करना चाहेगा लॉस में? कोई नहीं सेल करना चाहेगा, कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। भाई बिजनेस करने का मतलब क्या होता है, आप कुछ टाइम तो लॉस में सर्वाइव कर लोगे, लेकिन जहाँ लॉन्ग टर्म में आप लॉस में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको या तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी या बिजनेस बंद करना पड़ेगा। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल लेस। तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन राइज कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, तो सिंपल सी बात है जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस भी कम करेगा और बेचेगा भी कम। दिस विल बी कॉल्ड अ डिक्रीज इन सप्लाई, और इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई का घटना, की सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो सपोज करो हम इनिशियल लेवल पे S2 सप्लाई कर्व पे है और हम Q2 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, लेकिन जब हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुए, ठीक है, जब हम यहाँ पर क्या हुए, जब हम यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुए, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब पता क्या है कि आपने सप्लाई कम कर दी। अब सप्लाई कम क्यों हुई, इसमें प्राइस जो है वो जिम्मेवार नहीं है। ध्यान रखना, हमने ऊपर क्या देखा, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, इसी को मैं ऐसे पूछता हूँ लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब सप्लाई को हम डिक्रीज कर चुके होंगे, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब मैं सप्लाई को डिक्रीज कर चुका होगा। जैसे यहाँ पे 2 नाम थे ना, यहाँ पे 2 नाम क्या थे कि अगर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हुई, या तो इंक्रीज होगी क्वांटिटी सप्लाई या डिक्रीज होगी क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब इंक्रीज हुई क्वांटिटी सप्लाई, डिक्रीज हुई क्वांटिटी सप्लाई, इसका मतलब एक और नाम था, अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ऐसे इसके भी नाम है। मैं वापस आपको रीजन याद दिला देता हूँ। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यानी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, प्राइस का बढ़ना, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, वो ज्यादा सप्लाई करता है। और अगर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, यानी क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में प्राइस कम हो गए होंगे। तो रीजन ध्यान रखना हमेशा। और अगर फिर से अपवर्ड मूवमेंट क्यों आया, प्राइस के बढ़ने की वजह से, क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो P2 से P3 चला गया और उसने सप्लाई बढ़ा दी Q2 से Q3। और अगर प्राइस कम हो गया तो क्या पड़ेगा उसे, डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि सप्लाई जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 आ गया और यहाँ पे क्या है P1, यानी कि प्राइस P1 हो गया तो क्वांटिटी Q1 कर दी। इसको ही हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ध्यान रखना, इसका एक और नाम है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई का बढ़ना या फिर सप्लाई का सिकुड़ना, कम होना, वो आप कह सकते हो यहाँ पे। तो रीजन ध्यान रखना। और यहाँ पे रीजन क्या था, अगर हम बोलो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई का, सप्लाई इंक्रीज कब होगी, जब जो अदर फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिवली अफेक्ट करें सप्लाई को, तो इंक्रीज जाएगी। और डिक्रीज कब होगी, जब नेगेटिवली अफेक्ट करे। लेफ्ट मूवमेंट कब आएगा, जब सप्लाई कम होगी। राइट मूवमेंट कब आएगा, जब सप्लाई इंक्रीज होगी। तो बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। यही सिर्फ मैंने डिमांड में करवाया था, डिमांड मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी इस चीज को लेकर, ठीक है। तो उम्मीद आपको हर एक टॉपिक जो है वो ध्यान से क्लियर हो रहा है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में और डिफरेंट ग्राफ्स अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना।
ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैं ड्राउन बोर्ड के सामने से, ठीक है।